हेलो स्टूडेंट, आरबीएससी ई लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 10वीं के विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकी, इंग्लिश में कहते हैं इसे जेनेटिक्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आनुवंशिकी ये चैप्टर है हमारे क्लास के अंदर, तो ये कितने नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस चैप्टर के। 4 नंबर का है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रत्येक जंतु का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये कोशिका होती क्या है? ये एक कोशिका है। ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग, बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र से हमारे शरीर की रचना होती है। अब ये बहुत सारी कोशिकाएं से क्या बना? उत्तक बना, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से ये एक कोशिका है। ऐसी कितनी? दो, तीन, चार। दो, तीन, चार कितनी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाए? उत्तक बना लिया। अब ऐसे उत्तक, ऐसे 3 4 उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बना लिए। अंग से अंग तंत्र। जैसे बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, जैसे हमारा आमाशय एक अंग है। और कौन सा अंग? बहुत सारे अंग। कोई पैर ले लो, हाथ ले लो, कोई भी अंग ले लो, हाथ, हृदय, ये सारे क्या अंग? अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है। जैसे पाचन तंत्र हो गया, अंग से मिलकर शरीर बनता है। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ये अंग तंत्र बन गया। और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे शरीर की रचना। अब हमारी कोशिका के अंदर क्या होता है? आनुवंशिकी पदार्थ होता है। इस आनुवंशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए। देखो, ये हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? गुणसूत्र। गुणसूत्र ऐसे होते हैं। ये कोशिका के अंदर बहुत सारे होते हैं। के अंदर होता है हमारा डीएनए। डीएनए कैसे होता है? ऐसे द्विकुंडलित। ठीक है, यह डीएनए होता है हमारा आनुवंशिकी पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, ये आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी, ये पीढ़ी है एक पीढ़ी, उससे दूसरी पीढ़ी सेकंड, उससे थर्ड पीढ़ी। ये आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में संचरित होता रहता है। ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ हो गया। और इस आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ हमारे मान लो लक्षण भी जाते हैं, जैसे लंबापन, बौनापन, ये सारे लक्षण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संचरित होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में हमने तो देख लिया। अब देखते हैं हम आनुवंशिकी की ऑफिशियल परिभाषा, देखते हैं कैसी है। फिर उसके बाद आनुवंशिक लक्षण की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद वंशागति की परिभाषा देखते हैं अभी क्या होती है क्या नहीं। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिक कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण, सजीव कौन से होते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये दोनों सजीव होते हैं। सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, आनुवंशिकता हमने देखी थी अभी। आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई। और जीन कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने किया था। ये तो हमारी आनुवंशिकी। फिर देखते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना वंशागति कहलाता है। सजीवों में, सजीव कौन कौन से? सजीव कोई भी देख लो। सजीव हमने बताए थे अभी, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना वंशागति कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारी आनुवंशिक लक्षण की परिभाषा। उसके बाद थर्ड देखते हैं वंशागति क्या होती है। आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से, आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से, जनक कौन है? जो हमें जन्म देते हैं वो जनक। जैसे हमारे जनक कौन है? माता पिता हमारे।
जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, संतति कौन है? हम संतति, संतति पीढ़ी में संचरण होना वंशागति कहलाता है। और वंशागति शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर। देखते हैं मेंडल कौन था, मेंडलिज्म, मेंडलिज्म क्या था, मेंडलवाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अभी पॉइंट वाइज देखेंगे। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। किनका नाम? जो मेंडलवाद देख के गए थे उनका नाम। इन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिकी पर प्रयोग व वंशागति का प्रतिपादन किया। आनुवंशिकी पर प्रयोग किया और वंशागति का प्रतिपादन किया। इनका जन्म किसका? मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हिजेंड्रॉफ प्रांत में हुआ। कौन से? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कौन सा है? कहाँ है ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक शहर है, ठीक है। हिजेंड्रॉफ प्रांत में हुआ था। इन्होंने ऑगस्टियन मोनास्ट्री, ये कोई मोनास्ट्री मठ है, क्या है? मठ। ऑगस्टियन मोनास्ट्री मठ में पादरी के रूप में कार्य किया। पादरी क्या होता है? जैसे हमारे मंदिर के अंदर पुजारी होता है, वैसे ही मठ के अंदर क्या होता है? पादरी होता है। उदान मटर पर 1856 से 1863 यानी 7 वर्षों तक कार्य किया। फिर देखो इन्होंने अपना अनुसंधान का प्रकाशन BNHS ब्रून नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की वार्षिक, यानी वर्ष में एक बार आती है, उसे कहते हैं वार्षिक पत्रिका में 1865 और 1866 के बीच में किया। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु किडनी रोग से हुई, ठीक है। मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद सन 1900 में, कब? सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के 3 वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः खोज की, यानी मेंडल की पुनः खोज की थी। कौन थे उन वैज्ञानिक? अब देखते हैं मेंडलवाद की पुनः खोज। सबसे पहला वैज्ञानिक था वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस। कौन था कार्ल कॉरेंस? कौन से देश था? जर्मनी से था। कौन से देश से? जर्मनी से। और किस पादप पर अध्ययन किया था? मक्का पर अध्ययन किया था। दूसरा था ह्यूगो डे व्रीज। कहाँ से था? हॉलैंड। हॉलैंड को आजकल नीदरलैंड भी कहते हैं। और इन्होंने अध्ययन किया था इवनिंग प्राइम रोज पर। और तीसरा था एरिक वॉन सेमार्क। ये कहाँ से था? ये ऑस्ट्रिया से था। इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने विभिन्न पुष्पीय पादपों पर अध्ययन की असफलता के कारण। आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। आजकल मोबाइल आ गया, फ्लैक्स आ गए, कंप्यूटर आ गए, टीवी आ गई, पहले वो सारी नहीं थी। इसलिए वहाँ पे क्या, आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, अतः इनके कार्यों को पर्याप्त प्रचार नहीं मिल पाया, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को यह संकल्पना उपयुक्त नहीं लगी। मेंडल के समकालीन वैज्ञानिक थे, मेंडल ने जिस वर्षों के अंदर अध्ययन किया, मान लो मटर के पादप पर अध्ययन किया था, उसी वर्षों के दौरान जो वैज्ञानिक थे उनको यह संकल्पना उपयुक्त नहीं लगी, क्योंकि वो प्रकृति से आभासी रूप से परिचित थे। एक तो प्रकृति में सीधे परिचित होना, मान लो कोई पेड़ पौधा है वो खुद अध्ययन करता है, वो परिचित होना, और एक आभासी यानी धुंधला यानी थोड़ा थोड़ा परिचित होना, उसे कहते हैं आभासी रूप से परिचित थे। उन वैज्ञानिकों को मेंडल का गणित आधारित रास्ता नया व अस्वीकार्य लगा। उन वैज्ञानिकों को क्या लगा? मेंडल का गणित कौन सा मेंडल ने कौन से लिए थे? लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, ये दोनों क्या लिए थे? गणित में लिए थे। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 जैसे, ये क्या गणित आधारित रास्ता नया व अस्वीकार्य लगा। फिर देखते हैं मेंडल की सफलता के कारण। पहला, मेंडल ने एक समय में 1 या 2 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में 1 या 2 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। ये लंबापन, ये बौनापन, ये फिर ये दोनों का मिक्सचर हो गया, यानी है तो लंबा, पर है कौन सा? प्रभावी है अप्रभावी? अप्रभावी लंबा। पीला और गोल, ये 2 जोड़ी लक्षण वाला हो गया, ठीक है। 1 जोड़ी लक्षण वाले ये हो गए और 2 जोड़ी वाले ये हो गए। फिर दूसरा पॉइंट, मेंडल ने अपने निष्कर्षों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। संख्या में विश्लेषण किया, जैसे जीन प्रयोग में, लक्षण प्रयोग में यूज, 9 अनुपात 3 अनुपात, संख्या में विश्लेषण किया। तीसरा क्या, मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक विश्लेषण किया, यानी गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक लक्षण किया, यानी लंबापन और बौनापन या आदि जैसे गुण होते हैं, जैसे पीला हो गया, गोल हो गया, झुर्रीदार हो गए, मात्रा में डिवाइड किया, इनको निश्चित मात्रा में ही डिवाइड किया, ठीक है। चौथा क्या, मटर में गुणसूत्र क्या थे? n बराबर 7 थे, और 2n बराबर कितना? 14। n बराबर यानी युग्मक के अंदर कितने? 7, और युग्मनज के अंदर कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। ये तो मेंडल की सफलता के। मटर के पादप का चयन इन्होंने क्यों किया, इसका कारण देखते हैं। देखो, पहला कारण क्या था, यह एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन
किया जा सकता है। यानी इनका जीवन चक्र कितना था, 2 से 3 मंथ, यानी 12 मंथ के अंदर कितनी बार प्राप्त कर सकते हैं? 12 मंथ में 4 बार, 4 तेरी 12, आराम से 4 फसलें प्राप्त कर सकते हैं। यानी अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा क्या, मटर में अनेक विपरीत विभेद, यानी विपरीत विभेद यानी विपरीत लक्षण, जैसे लंबापन, बौनापन। तीसरा क्या, इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है। ये स्वपरागण क्या होता है अभी देखते हैं, 2 मिनट रुको। फिर देखो, मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण आसानी से करवाया जा सकता है। कृत्रिम रूप से पर परागण आसानी से करवाया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा? विम्पुसन विधि द्वारा। 5वां पॉइंट के, मटर के पादप को उगाना सरल है, वह ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। मटर के पादप को उगाना सरल है, वह ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। 3 डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं। पहला देखो स्वपरागण का। स्वपरागण क्या है? ये एक पादप है ए, इसके ऊपर ये क्या लगा है? पुष्प लगा है। पुष्प के अंदर क्या होता है? पुष्प के अंदर ये क्या, वर्तिकाग्र लगी है, वर्तिकाग्र। और ये पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है? पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकण। और वर्तिकाग्र में क्या होता है? वर्तिकाग्र परागकण को लेती है, यानी पुंकेसर यहाँ से, ये नर भाग होता है और ये मादा भाग होती है। ये नर भाग से मादा भाग के ऊपर सेम पुष्प के पुंकेसर से सेम पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण। 2 तरह के होते हैं स्वपरागण, एक टाइप ये हो गया और दूसरा टाइप ये देख लेते हैं। इसमें यानी एक पादप है, उसके अंदर पुष्प क्या है? दोनों अलग अलग है। पुष्प क्या है? दोनों अलग अलग है। इसमें ये पुष्प है मान लो, ठीक है, पादप तो सेम ही है पर पुष्प क्या अलग अलग। इसके पुंकेसर का मान लो पराग, पुंकेसर से परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर चले जाए और इसके पुंकेसर से परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर चले जाए। ये हो गया स्वपरागण। पर परागण क्या होता है? दो अलग अलग पादपों, इसमें एक पादप के पुंकेसर से दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, या फिर इस पादप के पुंकेसर से इस पादप की वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण। और परपरागण का एक टाइप है, इसे कहते हैं विम्पुषण। विम्पुषण क्या है? 2 अलग अलग, सेम इसी प्रकार 2 अलग अलग है। यानी एक पादप की पुंकेसर, एक पुष्प के पुंकेसर को क्या कर दिया? कट कर दिया, पुंकेसर ही हटा दिया, पुंकेसर को ही हटा दिया। स्वपरागण, परपरागण और विपुषण हमने समझ लिया। अब समझते हैं मेंडल ने कौन कौन से लक्षण लिए थे मटर के पादप के अंदर। ठीक है, यानी उनको क्या कहते हैं? विपर्यासी लक्षण। कुल 34 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने। कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? कुल 34 जोड़ी, 34, जिनमें मुख्य रूप से 7 जोड़ी थे। मुख्य रूप से कितने? 7। अगर क्वेश्चन आ जाए, कैसे क्वेश्चन आ जाए, मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया, तो आप कौन सी लिखोगे? आप 7 ही लिखोगे, क्योंकि 34 आपकी बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से लक्षण का अध्ययन किया था। पहले देखो, 7 लक्षण कौन कौन से थे? लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी एंड डोमिनेट, यानी कोई भी चीज़ होती है, हमने देख ले, हमारे मान लो हम है, मान लो कोई लंबा होता है, कोई बौना होता है, तो हम लंबा बौना, यानी लंबा क्या होता है? प्रभावी, और बौना क्या है? अप्रभावी। एंड डोमिनेट और रिसेसिव। ठीक है, यानी लक्षण कौन सा? सबसे पहले बीज की आकृति। बीज की आकृति कैसी ली? डोमिनेट। प्रभावी कौन सा था? गोल। और अप्रभावी झुर्रीदार। गोल को कैसे थे? राउंड, आर, कैपिटल आर से, और इसको स्मॉल आर से। ठीक है, बीज का रंग पीला, प्रभावी, और अप्रभावी हरा। पुष्प का रंग कौन सा? प्रभावी कौन सा? बैंगनी, और अप्रभावी कौन सा? सफेद। पुष्प की स्थिति कौन सी? प्रभावी अक्षीय, अक्षीय यानी अक्षों पर। ठीक है, और अंतस्थ। अप्रभावी कौन सी? अंतस्थ, यानी ये अक्ष होती है 2, इनके बीच में ये अंतस्थ हो गया। ठीक है, फली की आकृति। फली की आकृति एक फुली हुई होती है और एक सिकुड़ी हुई होती है। फुली हुई क्या होती है? प्रभावी, और सिकुड़ी क्या है? अप्रभावी। फली का रंग हरी। फली कैसी? फली का रंग हरा। हरा क्या है? प्रभावी। और पीला कौन सा? पीला रंग कौन सा? अप्रभावी रंग है। फिर तने की ऊंचाई। तना की ऊंचाई कौन सी? लंबा। और बोना, लंबा क्या है? प्रभावी, और बोना क्या? अप्रभावी। ये तो हमारे क्या थे? विपर्यासी लक्षण। ये 7 विपर्यासी लक्षण एकदम रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा? मेंडल ने कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे ये लिखना है। ठीक है, लक्षण कौन सा देख लिया हमने, इसके मान लो सिंबल और देख लो। प्रभावी गोल का कौन सा? कैपिटल आर। इसका इसका उल्टा कौन सा हो गया? स्मॉल आर। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, पीला और वाई।
इसका कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल ए स्मॉल ए अक्षयंतस्त का, फूली हुई सिकुड़ी हुई का कैपिटल आई स्मॉल आई, हरी और पीली का कैपिटल जी और स्मॉल जी, लंबापन और बौनापन का कैपिटल टी और स्मॉल टी। थैंक यू फॉर